करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और इस परिवार के आप जो है वो सदस्य बन जाएं। जैसे ही आप इस परिवार के सदस्य बनेंगे आप हमारे सभी सेशन को देख पाएंगे और बिना किसी शुल्क दिए आप हमारे सारे सेशन के सारे PDF फाइल भी जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दें और उसके बाद प्रत्येक सेशन की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन आता है कि मैक्सथनीज किसका राजदूत था? मैक्सथनीज किसका राजदूत था? मैक्सथनीज किसका राजदूत था? मैक्सथनीज जो था वो राजदूत था किसका? सेल्यूकस का राजदूत था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। सेल्यूकस निकेटर का ये जो था क्या था? राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, यह है कि यूनानी राजदूत मैक्सथनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? यानी मैक्सथनीज जो था वो किसके दरबार में राजदूत के रूप में जो था नियुक्त था? मैक्सथनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो थे क्या थे ये नियुक्त थे। मौर्य वंश के क्वेश्चन कर रहे हैं तो 3 नंबर उत्तर आपका यहां पर सही होता है। यहां रहते हुए इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी, उनकी चर्चा हम आगे की। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। इंडिका के लेखक हैं, इंडिका नामक जो की गई इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा। इंडिका ग्रेड 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में और रीट लेवल 2 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इंडिका जो है वो मैक्सथनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 2 नंबर उत्तर यहां पर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? बताइए मुरलीधर जी। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? रीट 2016 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो उत्तर होता है आपका क्या? इनका एक अभिलेख है जिसका नाम है 13वां नामक जो अभिलेख है, इसके अंदर जो है वो हमें अन्य देशों के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। ये 13वां अशोक के अभिलेख का नाम है। इन्होंने अपने जो स्तंभ अभिलेख लिखवाए थे, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसी तरीके के इसके जो है वो इन्होंने नाम भी रख दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां है? कलिंग युद्ध के बारे में आप जानते हैं। कलिंग का मैदान जो है वो वर्तमान में किस राज्य से संबंध रखता है? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बताइएगा उत्तर क्या होगा। वर्तमान में जो कलिंग है वो सीटेट 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और वर्तमान में जो कलिंग है वो उड़ीसा राज्य का जो है वो क्या है भाग है। उड़ीसा राज्य में कलिंग जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई या जो हानि हुई उसका वर्णन हमें कौन से अशोक के शिलालेख से प्राप्त होता है? RS एग्जाम 1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या उत्तर होगा बताइए, क्या उत्तर होगा? कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों यानी हानियों का जो हमें उल्लेख प्राप्त होता है विद्वान साथियों, वो होता है शिलालेख नंबर 8 के अंदर। ठीक है, 8 नंबर जो शिलालेख था उसमें हमें कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से जो है जानने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है यह है कि रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? रामपुरवा का जो वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है, रामपुरवा के अंदर वृषभ सिंह वाला जो स्तंभ है वो किस राज्य में स्थित है? रीट के अंदर ही पूछा गया था 2012 में क्वेश्चन, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है। और आप जब जानते हैं कि हमारे सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। तो बिहार रामपुरवा का जो वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है वो हमें बिहार से मिला है। बिहार के अंदर एक स्थान है, आप जानते होंगे गांधी जी ने जहां आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन, है ना। तो चंपारण बिहार के अंदर चंपारण जिला जो है ना, जिला चंपारण जिले के अंदर जो है वो ये प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में इस शिलालेख को जो है राष्ट्रपति भवन में जो है वो रखा गया है। नेट चल गया है, बहुत अच्छी बात है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किसके शासन काल में बना था? सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसके शासन काल में ये बना था। अब क्वेश्चन हम किसके कर रहे हैं आज बताओ, आज हम किस टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं? एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा दो भैया, सारे एक बार शेयर कर दो, लाइक बटन दबाते हुए एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे। मौर्य, हम मौर्य वंश के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मौर्य शासन काल में जो है वो ये रामपुरवा वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था, कहां से राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो लिया गया था भारत का? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया था? ये क्वेश्चन तो आप सब जानते ही हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 2050 को अंगीकरण किया गया था और ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। किससे लिया गया था? सारनाथ स्तंभ से। सारनाथ कहां पर है? वाराणसी के अंदर है, ठीक है। अशोक का सिंह स्तंभ है यह भी। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह और इस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडको उपनिषद से जो है वो लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में दिखने वाले पशु कौन कौन से पशु है जो कि हमारे अशोक स्तंभ में, हमारा अशोक स्तंभ भी तो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, तो अशोक स्तंभ में कौन कौन से पशु है? सूचना सहायक परीक्षा हुई थी 2013 में, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। सूचना सहायक में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, कलिंग जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के अंदर जो विजय, देखो कोई भी युद्ध हम जब करते हैं या कोई भी व्यक्ति कोई युद्ध करता है तो उसमें लाभ भी होता है और क्षति भी होती है ना। लाभ और क्षति दोनों ही होती है, हानि और लाभ दोनों ही होता है। तो इसका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? तो जो कलिंग युद्ध है इसकी डिटेल हमें जो 8 नंबर, सॉरी ये 8 नहीं, 8 बोल दिया था ना मैंने, है ना। ये जो 13 नंबर शिलालेख है, 10 और 3 13 हो गए ना, जो 13 नंबर शिलालेख है ना उससे हमें प्राप्त होता है। शिलालेख नंबर 13 से प्राप्त होता है कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से जो है वो पशु है? तो आप सब जानते हैं कि इसमें घोड़ा, बैल, शेर, हाथी है, ठीक है। 1 नंबर उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के चतुर्दश शिलालेखों में से, चतुर्दश यानी 14 शिलालेखों में से एक शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में आ गया है। वर्तमान में ये शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा कि अशोक ने टोटल कितने शिलालेख लिखे? तो 14 शिलालेख लिखे, है ना। चतुर्दश 14, तो उसमें से एक शिलालेख है शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में। इस शिलालेख पर जो लिखा गया है संदेश, उस संदेश की जो लिपि है वो कौन सी है?
जनरली जो अशोक के स्तंभ हैं उस पे जो अभिलेख है वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में, है ना। रेंडमली अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सभी जो है वो शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बट इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट बन जाता है कि ये जो शिलालेख है शहबाजगढ़ी का, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? खरोष्टी में लिखा गया है। याद रखना, अधिकांश शिलालेख किस में लिखे गए हैं? प्राकृत और ब्राह्मी में। तो आपको याद जो रखना है वो ज्यादातर यही रखना है कि शहबाजगढ़ी पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ये तो बात पेपर में लिख दी जाएगी आपके कि शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में स्थित है, तो शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के साथ अपना क्या है? अच्छा व्यवहार नहीं है। और जिसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो वो हमें कैसा लगता है? खारा लगता है कि मीठा लगता है? खारा लगता है कि मीठा लगता है? खारा लगता है। तो खारा लगेगा तो हम क्या कहेंगे? खरोष्टी। शहबाजगढ़ी खरोष्टी है, खारी है ना। इस तरीके से याद रह जाएगा। बाकी तो सारा उत्तर जो होगा वो बाकी जो शिलालेख है वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। 3 नंबर उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशोक के अभिलेखों की भाषा एवं लिपि है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा और लिपि कैसी है? अशोक के अभिलेखों की भाषा एवं लिपि कैसी है? अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि जो है वो प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी है, अरमाइक और ग्रीक यानी यूनानी है। याद रखना, इसके अलावा एक और भी है। कौन सी है? लिपि एक और भी है, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी भी एक लिपि है, ठीक है। प्राकृत, ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, यूनानी, है ना। ये सारी लिपियां हैं इससे जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, यह है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया था? यानी लोगों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जो किया गया था वो किसके काल में किया गया था? महाजनपद काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बता दीजिए उत्तर क्या होगा इसका। तो मौर्य काल से हमें इतिहास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि मौर्य काल से जो है वो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है वो होना शुरू कर दिया गया था या होना शुरू हो गया था। मौर्य काल से जारी है नापतोल बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमत निर्धारण करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि मौर्य काल से जो है वो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है वो जारी है कि नहीं है? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था? कौन सा शहर है जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी था? पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ या रतनपुर? क्या होगा बता दीजिए, उत्तर क्या होगा? तो आप सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी जी? पाटलिपुत्र। बताइए तनु जी, सही है ये बात? पाटलिपुत्री थी ना? यश चौधरी जी, पूनम, मानू मीना, सही है ये? विनोद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजेंद्र जी कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, अर्थशास्त्र जो एक भारत का राजनीति से संबंधित एक जो है वो साहित्य है, इसके लेखक जो थे वो कौन थे?
जेल पहरी के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर। क्या उत्तर होगा? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक गुरु चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था और इनके राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य। तो कौटिल्य आए या चाणक्य आए, दोनों नाम तो आएंगे ही आएंगे। और वास्तविक इनका नाम क्या था? चाणक्य या कौटिल्य का जो रियल नाम था वो था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त था। तो तीनों में से कोई भी पूछ ले आप, वास्तविक नाम है ये। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको तीनों का पता होना चाहिए। अब देखो इस पेपर में जेल पहरी में कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन ही हुए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है नीशु वर्मा जी कि चाणक्य ने अपने विचार एक पुस्तक में लिखे जिसे जाना जाता है। सीटेट 2015। सीटेट 2015 में पूछा गया कि चाणक्य ने अपने विचार एक पुस्तक में लिखे जिसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बताइए प्रदीप जी, किस नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन? चाणक्य थे। बिहार टेट। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। देख लो आप, यूपी टेट 2015। टॉपिक सेम ही है बट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा को बदलकर आपसे पूछा जा रहा है ना। जिसने एक क्वेश्चन पढ़ लिया उसके सारे क्वेश्चन ही सही होंगे, फिर तो होंगे कि नहीं होंगे। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2010 में पूछा गया। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है आपके विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त है। चंद्रगुप्त मौर्य के ही समकालीन थे। और मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है ये। क्या है ये? कहिए। एक नाटक है ये, नाटक। नेक्स्ट देखिए, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेलगोला गए थे? कौन से मौर्य शासक थे जो भद्रबाहु के साथ जो है वो स्वर्ण बेलगोला गए थे? बताएं कौन गए थे? कौन गए थे? ये गए थे आपके चंद्रगुप्त। कौन गए थे? चंद्रगुप्त गए थे। 12 वर्ष के अंदर जो है वो, जब मगध में 12 वर्ष का एक अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल। 12 वर्ष लंबा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य का त्याग किया। और जैन आचार्य थे। कौन थे? जैन आचार्य। ये जो भद्रबाहु है ये कौन है? तो ये जैन धर्म में आचार्य है। ये जैन आचार्य। जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ जो है वो स्वर्ण बेलगोला यानी चंद्रगिरी पहाड़ी। कहाँ है ये स्वर्ण बेलगोला? चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है, दक्षिण भारत में। चंद्रगिरी पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहां पर जो है वो जैन भिक्षु की भांति अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। उत्तर आता है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षुक बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? किसने त्याग दिया था? किसने त्याग दिया था? बताओ।
तो अभी अभी हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन भिक्षुक बनने के बाद अपना जो सिंहासन है वो त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय था वो कहां गुजारा था? जेल पहली 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और उत्तर आता है स्वर्ण बेल गोला के अंदर। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? मौर्य राजा, मौर्य सम्राट, मौर्य शासक जिसने जैन धर्म को स्वीकारा था, तो ये तो चंद्रगुप्त ही थे। सीधा सीधा उत्तर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही उल्लेखित है? अशोक को दीवान प्रियदर्शी, राजा अशोक आदि नामों से, जो अशोक वर्धन आदि नामों से जो है इनके अभिलेखों में वर्णित किया गया है। तो मास्की लघु शिलालेख जो है इसके अंदर अशोक को अशोक नाम से जो है उल्लेखित किया गया है। अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख कौन से है? खरोष्टी लिपि में कौन से अभिलेख लिखे गए हैं? कहाँ के अभिलेख जो है वो अशोक के खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? ये क्वेश्चन आप बता सकते हो आसानी से। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था कि शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्टी में है। इसके अलावा मान सेहरा का भी अभिलेख जो है वो किस में है? खरोष्टी के अंदर जो है वो लिखा गया है। अरमाइक क्या है? अरमाइक अरमाइक एक लिपि है ना, लिपि है। इस लिपि के अंदर जो है वो अरमाइक लिपि के अंदर कंधार और जलालाबाद जो है ना वहां पर अशोक शिलालेख लिखे गए हैं। तो क्या है ये? अरमाइक लिपि है। क्या है? लिपि है, अरमाइक लिपि। अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं है? अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्म लिपि में नहीं है? ब्राह्मी लिपि में नहीं है, कौन सा? शाहबाजगढ़ी तो नहीं है, ये तो खरोष्टी में है। बाकी बताएं। कलिस, एरनगुडी और भाभरू, तो इसमें शाहबाजगढ़ी होगा केवल। ये तीनों जो है वो किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आएगा। क्वेश्चन आता है यह है कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। यानी आप सब जानते हैं कि पहले प्राचीन समय में जो था वो क्या था? बलि देने की प्रथा थी। तो ये जो बलि दी जाती थी इसमें किसी जानवर को मार दिया जाता था। तो कौन से अभिलेख है अशोक के जिसमें इस पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है? तो
तो कहते हैं कि जो अशोक का जो पांचवा पांचवा जो अभिलेख है, उसमें अपने राज्याभिषेक के और 26वें वर्ष में, यानी जब वो 26 वर्ष के हुए और राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के बाद इन्होंने प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख जो है वो मिलता है कि अशोक ने 26वें जो है वो राज्याभिषेक के अंदर यह तय किया कि अब जो है हमारे राज्य में किसी भी प्राणी को नहीं मारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? किस शिलालेख में किया गया बताओ। अशोक द्वारा धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? ये जो शिलालेख है वो धम्म महामात्र 255 ईसा पूर्वी चौथा जो शिलालेख है उसमें इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? अशोक की पत्थर की बनी हुई मूर्ति जिस पे उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो ये हमें प्राप्त होती है कनगनहली से। कहां से प्राप्त होती है? कनगनहली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि किस भारतीय राजा ने अपने राजकाल के बारे में एक खूंखार योद्धा के रूप में की? किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की जो शुरुआत है वो एक खूंखार राजा के रूप में की? आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाश का अभ्यास हुआ, और इस प्रकार का राजा कौन सा है जिसके बारे में हमें इतिहास में पढ़ा है? तो ये राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिएगा। सॉरी, ये राजा कौन है? अशोक है। अशोक करो इसमें। अशोक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। सॉरी, अशोक ही होगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताइए। जेल पहरी 21/10/2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आप सब जानते हैं, यह है आपके उपगुप्त। कौन है? उपगुप्त है। उपगुप्त से प्रभावित थे अशोक। किससे प्रभावित थे? उपगुप्त से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? सारनाथ, रामपुरवा, ईसा एंड लोरिया, नंदनगढ़। अशोक स्तंभ दिए गए हैं और शीर्ष दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही नहीं है?
देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर सिकिया, सिकिया है यहाँ पर, है ना, सिकिसा लिखा हुआ है, सिकिसा नहीं है, सिकिया। उत्तर प्रदेश के अंदर है सिकिया, और यहां पर अश्व की मूर्ति नहीं है। यूपी में है ये, कहाँ है, यूपी में। और अश्व के स्थान पर यहां पर किसकी मूर्ति है, हाथी, हाथी की मूर्ति है। किसकी है, गज की, हाथी की। तो उत्तर फिर क्या हो गया, सुमेलित नहीं है, 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा 32 का, वापस देखें तो 32 का देख लो। अशोक द्वारा धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है, अब ये चौथे अभिलेख में किया गया है, सही है। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था, विनिमय यानी लेन देन, लेन देन का माध्यम क्या था। जैसे मान लीजिए आप बैठे बैठे हैं और आपका बैठे बैठे मन करने लगा कि आप समोसा खाएं, और आपके घर से थोड़े ही दूर समोसे वाले की दुकान भी है, लेकिन वो समोसे आपको क्यों दे। मौर्य काल में अगर किसी व्यक्ति का ऐसे मन करता था तो वो समोसे खाने कैसे जाता था, तो उसे पैसे के बदले समोसे मिलते थे या वस्तु के बदले। पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, आपका मन कर रहा है समोसे खाने का, आपके पड़ोसी के घर पे समोसे बने हैं, बट आपके घर पे जो है समोसे नहीं बने हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो क्या कर सकते थे, वस्तु विनिमय, पण, पण, है ना। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था पण। जैसे आज करेंसी चल रही है ना, सिक्का चलता है, वैसे ही चांदी का बना सिक्का होता था ये। पण क्या होता था, चांदी का सिक्का होता था। चांदी का सिक्का लिया धीरे से, है ना, चांदी का सिक्का। माया कुमावत जी कह रही है कि सर समोसे का नाम मत लो, मैं क्लास छोड़ के चली जाऊंगी समोसे खाने। अच्छा, तो भाई खा लो समोसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये अशोक स्तंभ धारियों से युक्त हैं, उनकी सतह चमकदार है, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, स्तंभों की लाट यानी एकास्मक है, एकास्मक लाट है। तो इसमें सारे ही कथन जो है वो क्या है, सही है। सारे हैं क्या सही, सारे कथन सही नहीं है। इनकी सतह चमकदार है ये बात सत्य है, और इनकी जो यष्टि या लाट है वो एकास्मक है, ये 2 ही कथन सत्य है, बाकी 2 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी। अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी कौन सी नहीं थी, बताइए। अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी जो नहीं थी वो नहीं थी आपकी धौली, धौली नहीं थी। तो 5 प्रांतीय राजधानी थी अशोक के शासनकाल में। कितनी थी, 5 राजधानियां। कौन कौन सी थी देखिएगा, लिख लीजिएगा, लिखना चाहे तो आप। पहली थी प्राची, है ना, प्राची प्रांत की, और इसकी प्राची की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। दूसरा जो था वो था उत्तरापथ, प्रांत यानी राज्य। दूसरा जो राज्य था वो था कौन सा, उत्तरापथ था। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला थी। इसके बाद था कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी बताइए, कलिंग की राजधानी थी
तोशाली, क्या थी? तोशाली। एक था दक्षिणापथ, कर्नाटक कहते हैं जैसे, दक्षिणापथ भी लिखा आ सकता है, या ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, याद रखना कहाँ स्थित है ये, कर्नाटक में, कर्नाटक। इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। और पांचवी जो थी वो थी अवंती, अवंती सॉरी अवंती, अवंती मालवा में स्थित है, और इसकी राजधानी थी उज्जैन, उज्जैनी। नेक्स्ट देखिएगा, धौली नहीं थी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र नहीं था? मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र कौन सा नहीं था? तक्षशिला, कौशाम्बी, उज्जैनी या तोशाली। तो तक्षशिला हमने सुना है, कौशाम्बी नाम हमने जो है वो अभी अभी पढ़ा है कि कौशाम्बी नाम इसमें नहीं आता है। ग्रेड सेकंड का पेपर है ये, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? सुवर्णगिरी प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, इसीलिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है यह कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है? बिल्कुल निशु, इतना पढ़ लोगे तो आपका रेट अच्छे से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी अभिलेख है? द्विभाषी जो है वो है आपका सान एक कूना। कौन सा है? सान एक कूना। ये दो भाषाओं में लिखा गया है, एक तो है यूनानी में, यूनानी और अरमाइक, इन दोनों लिपियों में इसको जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, कौन सा नहीं था? अग्रहारिक, अग्रहारिक जो था वो नहीं था। अग्रहारिक गुप्त काल में दान विभाग का मुखिया था ये। दान विभाग का मुखिया। नेक्स्ट देखिए, पदोक पदोदक पदोदक त्रियोधे, पदोक पदोदक पकोद कश त्रिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये कौन सा जुर्माना था? पूनम शर्मा जी बताएं, जिसका नाम लेना भी बड़ा कठिन हो रहा है। सड़क पर अगर कोई कीचड़ करता है, यानी अगर आप अपने घर का पानी सड़क पर डालते हैं, सड़क पे कीचड़ करते हैं, तो आपसे इस तरीके का एक जुर्माना लिया जाता था। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमिकर कौन इकट्ठा करता था, ये बता दो। भूमिकर कौन इकट्ठा करता था मौर्य काल में? भूमिकर टैक्स कौन इकट्ठा करता था? सीताध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट है। कौन करता था? सीताध्यक्ष।
जो कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? बताएं, किसे भेजा था श्रीलंका? श्रीलंका भेजा था इन्होंने महेंद्र को, महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, किस राज्य में स्थित है सांची का स्तूप? सांची का स्तूप जो है वो स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल, भोपाल में स्थित है ये। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर है सांची। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, भोपाल के अंदर है सांची। सांची, रांची भी है, रांची जहां से महेंद्र सिंह धोनी है, वैसे ही सांची है, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मौर्य काल का उदक भाग था। उदक भाग, उदक भाग क्या होता है? उदक भाग बताओ। मौर्य काल का उदक भाग था। मौर्य काल का उदक भाग जो था वो कौन सा था? उदक भाग वह होता था जहां पर क्या होती थी? सिंचाई। और सिंचाई से जहां सिंचाई होती थी वहां पे टैक्स ज्यादा होता था कि नहीं होता था? तो क्या उत्तर होगा आपका? उत्तर होगा एक सिंचाई कर था उदक। उदक क्या था? सिंचाई कर था, टैक्स था। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो यार, थोड़ा सा शेयर तो कर ही सकते हो, ज्यादा ना करो, थोड़ा कर दो, कम कर दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियां और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित थी। अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियां और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित थी। ये कला कहाँ से अशोक जो है वो इस तरीके का कार्य करने के लिए जो है वो मोटिवेट हुए, प्रभावित हुए? तो ये हुए थे ईरान से। ईरान। नेक्स्ट देखिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला था, तक्षशिला। प्राचीन भारत का कालखंड, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों अर्थात घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडक कूपों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। मौर्य काल। कुआ कौन जानोगे थे? जी हाँ, गोड़ कुआ हुआ करता पहले।
आजकल तो कुआ अपना कम ही कोई खुदावई को नहीं, पहले हो करता गोड़ गोड़ कुआ नीचे तक, इनको मंडल कूप कहते थे, घेरदार कुआ। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर पहचानिए। प्रस्तर हाथी, हाथी हमें मिला है कहां से? धोली 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 धोली। हाथी कहां से मिला है? धोली 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 धोली। और 4 एशियन सिंह यानी 4 एशियन शेर, ये है कहां? सारनाथ। भव्य प्रवेश द्वार सांची का, और त्रिमूर्ति प्रतिमा एलिफेंटा। उत्तर होगा 1। मच्छी मोटर है आजकल, बिल्कुल मच्छी मोटर है। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? अहितक, अहितक शब्द का प्रयोग। दास, दास के लिए अहितक शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया था? दास के लिए। अहितक शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? सुदर्शन झील, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके काल में हुआ था बताइए? तो इसका जो निर्माण होता है सुदर्शन झील का, वो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि सुदर्शन जो झील है इसका जो निर्माण हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में गवर्नर पुष्यगुप्त, इनका एक सौराष्ट्र में एक गवर्नर था पुष्य गुप्त, वैश्य, वैश्य यानी व्यापारी, पुष्यगुप्त वैश्य से यह है जो है सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, आपको आवाज नहीं आएगी भैया, ठीक है, एक सेकंड। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के उत्तर पश्चिम रिक्स्थान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर पश्चिम रिक्स्थान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर और पश्चिम जो है वो कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 20 राजतंत्रीय शासनों में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राजतंत्र शासन में या 16 महाजनपद व गणराज्यों में। बताइए क्या उत्तर होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो संपूर्ण उत्तरी भारत था वो 16 महाजनपदों में और गणराज्यों में क्या था, विभक्त था। महाजनपद और गणराज्यों में क्या था, विभक्त था। यूपी टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये मौर्य काल के शासन हो गए। ये क्या हो गए, मौर्य वंश के शासन हो गए। देखिए पूनम शर्मा जी, आपको उत्तर नहीं आ रहे हैं, ये एक अलग मैटर है ना, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रहे हैं जो पेपर के लेवल के हैं और पेपर में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। कोई भी सिंगल क्वेश्चन हम आपको ऐसा नहीं करवा रहे हैं जो पूछा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, जो सिंपल सीधी सीधी बात है, वो यह है कि हमने प्रत्येक क्वेश्चन के आगे लिखा है कि वो कौन से पेपर में पूछा गया। जैसे यह 60 नंबर क्वेश्चन है तो यूपी टेट L2 2018 8/1/2020 का जो पेपर था, 8/1/2020। आपको अगर लगे कि यार ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तो आप पेपर में जाके तुरंत उसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो छोटा सा प्रयास और कीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको क्वेश्चन आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आप इन सारे क्वेश्चनों को बार बार पढ़े, हमारे टेलीग्राम से इनकी PDF डाउनलोड कर ले। कम से कम अगले जो 20 दिन है, आप आज 3 तारीख हो गई है, 23 तारीख को पेपर है, तो अगले 20 दिन आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करें। और मैं क्लास 20 तारीख तक रखूंगा, 20 तारीख के बाद क्लास नहीं रखूंगा। 20 तारीख के बाद हम क्लास रखेंगे 23 तारीख को आपके क्वेश्चन के आंसर करवाने के लिए और 24 तारीख को आपके क्वेश्चन के आंसर करवाने के लिए। तो 20 तारीख तक जितना ज्यादा हम कर सकते हैं हम आपके लिए कर रहे हैं। 32 में डाउट है, 32 में कोई डाउट नहीं है, आपको ऐसे ही वहम हो गया है। बाकी ऐसी फिर भी मैं एक बार दोबारा देख लेते हैं आपके क्वेश्चन को। 32 को, अशोक द्वारा धम्म महामंत्रों की नियुक्ति, बिल्कुल 4 है। एक बार आप फिर से देख लेंगे, मैं भी एक बार फिर से देख लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल के क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आइए चर्चा करते हैं। गुप्त काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिएगा। गुप्त शासकों का कालानुक्रमानुसार शासन काल या शासनानुक्रम सही है। गुप्त शासकों का काल क्रम के अनुसार जो शासन क्रम है वो बताएं कौन सा है। ये देखिएगा, ग्रेड 2 SST 2012 में पूछा गया था। तो देखिएगा, गुप्त काल के अंदर सबसे पहले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं चंद्रगुप्त। कौन बनते हैं, चंद्रगुप्त बनते हैं। तो ये 2 तो ऑप्शन कट गए, अब चंद्रगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम, हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम से पहले भी शासक बन चुके हैं। चंद्रगुप्त प्रथम से पहले शासक कौन थे, श्रीगुप्त। सबसे पहले शासक बना इनका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो शासक बनता है वो बनता है घटोत्कच। कौन बनता है, घटोत्कच। घटोत्कच गुप्त के बाद जो शासक बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त। कौन बनता है, चंद्रगुप्त। फिर चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम है ये, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त।
आपको याद सबसे ज्यादा रखना है एक तो पुरुगुप्त को। पुरुगुप्त अंतिम शासक था। पुरुगुप्त जो था वो क्या था? अंतिम शासक था। और श्रीगुप्त तो था जो था वो था प्रथम शासक। तो शुरुआत होती है श्री से और अंत होता है पूरे पर, पूर्व पर। ठीक है, तो ये इनका जो है वो कालक्रम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव, कुमार संभव कालिदास ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? मेघदूत, कुमार संभव और कादम्बरी है, बट रघुवंश नहीं है। रघुवंश जो है वो इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग यानी कौन से समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो हम गुप्त वंश पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है गुप्त वंश में ही की गई होगी, है ना, की गई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा? भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, नालंदा विहार सबसे प्राचीन है। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये बहुत प्रोग्रेसिव यानी बहुत वर्ल्ड लेवल में यहां पर लोग पढ़ने आते थे। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, इसका उत्तर तो आपको दिख ही रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी महाराजा धीराज, यूपी टेट 2014। नेक्स्ट देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है? एक मिनट, नहीं थी, एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। हाँ ओके, सो सॉरी, इसमें गलती हो गई भाई। इसमें रघुवंश नहीं, कादम्बरी, कादम्बरी सही होगा, सही है। ये तो गलती हो गई, इस गलती के लिए खेद प्रकट करते हैं प्रदीप जी और बाकी जो बच्चों ने हमें बताया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा सैनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बच्चों ने भी जो बताया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूल के लिए क्षमा प्रार्थी है हम, भूल के लिए क्या है? क्षमा प्रार्थी है हम। एक सेकंड, आवाज नहीं आएगी आपको, एक सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में नवरत्न कौन नहीं था? बताए, कौन नहीं था नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय की? फाहियान नहीं था, क्योंकि ये एक यात्री था। फाहियान आया था और चला गया था ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, शंकु, घटकपुर एंड क्षपनक एंड बेताल भट्ट, वरामिहिर, वररुचि, धन्वंतरी और अमर सिंह, ये थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग यानी क्लासिकल एज
क्लासिकल एज किस काल में, किस काल के लिए प्रयोग किया गया है? ये क्लासिकल एज शब्द जो है वो किस काल के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये गुप्त काल के लिए प्रयोग किया गया। रीट 2016, यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, फायान हेंगशुआंग ने रिक्स्तान राज्यों को देखा। रीट 2011, यूपी टेट 2017, और इन दोनों ने जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन, इन तीनों के राज्यों को जो है वो देखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? किस शासक के संदर्भ में कहा गया? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के संदर्भ, शासन के संदर्भ में ये बात कही गई थी। लोग घरों में ताला नहीं लगाते। फायान ने किस शासक के बारे में लिखा कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते हैं? किसके शासनकाल में ऐसा होता था कि लोग घर में ताला नहीं लगाते थे? क्योंकि कोई चोरी नहीं करता था, और कोई चोरी नहीं करेगा तो फिर ताले की जरूरत क्या है? ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ही नाम है, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। आज भी भारत में हेंगशुआंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? आर.एस. परी 1992। क्यों याद करते हैं हम चीनी यात्री को? इन्होंने एक रचना लिखी थी भारत के अंदर, जो इन्होंने देखा उसको अपनी एक यात्रा वृतांत में इन्होंने सजोया। सी यू की, क्या नाम था? सी यू की नामक रचना थी उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो कौन सा था? पैठन, महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट देखिए, लिच्छवी दोहितर किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहितर, दोहित किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहितर कहते हैं किसको? समुद्रगुप्त को कहते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवी से संबंधित था? यानी अपने मां के वंश, मां का जो वंश होता है, जैसे हम जब शादी करते हैं तो लड़की का अलग गोत्र होता है, लड़के का अलग गोत्र होता है, लेकिन शादी के बाद लड़के का गोत्र ही लड़की का हो जाता है। लेकिन एक शासक जिसका वंश जो है वो माता के वंश से चला और वो लिच्छवी कहलाया, वो जो था वो कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखिए, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी मरम्मत चंद्रगुप्त के शासनकाल में। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शंको को पराजित कर निम्न कौन सी उपाधि धारण की थी? जो शंख शासक थे उनको पराजित करके कौन सी जो है वो उपाधि धारण की थी इन्होंने? तो शंकारी विक्रमादित्य, शंकारी विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने जो है वो धारण की थी, शंकारी विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति, लाइक कर दो थोड़ा सा और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का जो रचनाकार था वो कौन था? हरिशेन। ये क्वेश्चन अच्छा है, बार बार पूछा गया है एच टेट में, ग्रेड सेकंड में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है?
समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त किसके प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रियतन राज्य यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है? प्रत्यंत राज्यों का कितना उल्लेख मिलता है? यानी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के आसपास कितने सीमावर्ती राज्य रहे थे? तो 5 सीमावर्ती राज्य थे इनके। कितने थे? 5। कौन कौन से थे? तबाक, कामरूप आसाम, कामरूप कहाँ है? आसाम में है वर्तमान। समतट बंगाल का, नेपाल और करतारपुर उत्तरांचल का। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये जो थे वो किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन के लिए। गुजरात तो आज भी वस्त्र उत्पादन के लिए, ढाका की मलमल, ये सारे क्षेत्र वस्त्र उत्पादन के लिए पॉपुलर थे। नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप और बताएंगे। हेंग श्वांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई। दूसरा कथन है कि यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनेंगे आप। इसमें दोनों ही कथन सत्य है। महाविहार को किसने खंडित किया था? बख्तियार खिलजी ने। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो है पाणिनि। किसने लिखा था अष्टाध्यायी? पाणिनि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और वह ग्रंथ कौन सा है? 15 भाषा और 40 विदेशी भाषा। यह है पंचतंत्र। पंचतंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। पंचतंत्र पर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। किसने रचना की थी पंचतंत्र की? विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था। श्रेणी का मुखिया कहलाता था जेठक। क्या कहलाता था? जेठक कहलाता था। व्यापारियों की जो समिति होती थी उसे ही क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। व्यापारियों की समिति को ही श्रेणी कहा जाता था और इसका मुखिया होता था जेठक। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में एक सूचना देता है। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। किसके? समुद्रगुप्त के साम्राज्य के संबंध में। लीलावती प्राचीन भारत का वृद्ध वृतांत किससे संबंधित है? लीलावती दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। लीलावती गणित से संबंधित एक क्या है? साहित्य है, ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिएगा, पाई के मान का परिकलन करने वाले या परिकलन करने वाला, पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन विद्वान, प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? जेल प्रहरी 2015। आप जानते हो कि कौन था? पाई के मान बोधायन। पाई के मान को किसने निकाला था? बोधायन ने निकाला था। आर्यभट्ट ने बाद में निकाला था। आर्यभट्ट से पहले बोधायन सुलभ सूत्र, बोधायन सुलभ सूत्र, इसमें पाई का मान बताया गया है और इसमें बताया गया कि जो व्यास होता है उसका 3 गुना जो है वो पाई का मान होता है। इसके बाद जो है वो
आर्यभट्ट के बारे में चर्चा की गई है, वो ध्यान। क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से पेपर में आया है ये भी आपके सामने है, एक बार फिर से चेक कर लेना, मैं भी एक बार फिर से चेक कर लूंगा। आर्यभट्ट ने भी किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्यभट्ट गलत है, लेकिन आर्यभट्ट से पहले की बात कर रहा हूं मैं। हम ये नहीं करें, हम जनरली मानते किसका है, हम मानते तो आर्यभट्ट का ही है। पाई का मान आर्यभट्ट ने 3.41 बताया था, हम आर्यभट्ट का ही मानते हैं। लेकिन आर्यभट्ट से पहले भी, जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि सूरज जाट आपने कब आप सफल हुए, तो ये कहेगा कि 2022 में मैंने जो है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि 22 से पहले इन्होंने पेपर ही नहीं दिया होगा, पेपर तो इससे पहले दिया होगा, हो सकता है कि वो असफल हो गए हो या सफल हो गए हो, है ना। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? अमरकोश। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूचना सहायक में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जातक कथाओं से संबंधित है, जातक कथाओं। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? पुष्यभूति की वंशावली प्रभाकर वर्धन से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? हर्ष की रचना कौन सी नहीं है? हर्ष की कौन सी रचना नहीं है निम्नलिखित में से? हर्ष चरित्र। बाण भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। हर्ष के ये दरबार में थे, हर्ष के बारे में लिखी गई है, बाण भट्ट ने लिखी थी। बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र किस भाषा में लिखी थी? बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र जो लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? देखो ये क्वेश्चन बड़ा सरल है, कोई भी बच्चा इसमें हरिश्चरित्र को गलत नहीं मानेगा, क्योंकि यार हरिश्चरित्र है तो हर्ष की रचना ही होगी। लेकिन हरिश्चरित्र हर्ष की रचना नहीं है, हर्ष के बारे में रचना है। और लिखी किसने थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। और किस भाषा या लिपि में लिखी थी? तो यह लिखी थी इन्होंने संस्कृत में। ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं अक्सर हमसे। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? कुछ कूट दिए गए हैं, इनके आधार पर बताएं। तो उत्तर आएगा आपका यहां पर, ये महाभारत से जुड़ी हुई है। नैसिद्ध चरित्र, किराता अर्जुनियन और शिशुपाल वध। तो यहां पर 2 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्वेश्चन और रहे हैं। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? आज मैंने सोचा कि ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, अब आप कह रहे हो कि जा रहे हैं, क्या बात है ना। किस में लिखी थी बताओ? संस्कृत में लिखी थी। निम्न कथनों पर विचार करेंगे आप। चलो विचार आप कर लेना, मैं उत्तर बता देता हूं आपको। 1 और 2 दोनों ही सही है इसमें। वृत्त की परिधि को मापने की विधि का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? वृत्त की विधि परिधि को मापने का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो ये हो गए आपके गुप्त और मौर्य वंश के क्वेश्चन। कल नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका उसकी चर्चा करेंगे, आप अपने सिलेबस में देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी के क्वेश्चन कल आपको याद करके आने हैं। अभी के लिए